नाबालिग से रेप के आरोप में 2 साल 15 दिन से जोधपुर जेल में बंद आशाराम अपने ही पंगे में फंस गए हैं। वो पेशी के लिए जब जेल से कोर्ट आते थे तो अपने अंधभक्तों को दर्शन देते थे और उनके अंधभक्त पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। इस बीच आशाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर जानलेवा हमले शुरू हो गए। तंग आकर पुलिस ने अदालत से गुहार लगाई तो अदालत ने आदेश दिया कि अब मुकदमे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आशाराम ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाईकोर्ट ने आशाराम और उनके चेलों की नियत का ट्रायल शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आशाराम के खिलाफ नाबालिग से रेप केस का ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा, लेकिन आशाराम पेशी के दौरान न तो अपने समर्थकों से मिलेंगे और न मीडिया से बात करेंगे या न ही किसी तरह की इशारेबाजी। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आशाराम पेशी के दौरान खतरनाक इशारेबाजी करते थे? आखिर क्यों कोर्ट का कोड़ा पड़ते ही आशाराम सहम गए? नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम अब ऐसे टशन नहीं दिखाएंगे। आसाराम अब जोधपुर जेल से जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान अपने भक्तों को दर्शन भी नहीं देंगे। अपने जिन अंध भक्तों के दम पर आसाराम हेकड़ी दिखाया करते थे, अब उन्हीं अंध भक्तों से वो गुहार लगा रहे हैं कि मुझसे दूर रहो। ऐसा एक भी कॉल यहाँ से नहीं किया जाता है। आपस में कोई भाई बंद दोस्त को कर लेगा अलग बात है। आश्रम की ओर से एक भी ऐसा कॉल किया नहीं जाता है कि आप यहाँ पे आके भीड़ करो। ऐसा कभी किसी को कॉल किया नहीं जाता है। जी हाँ, आसाराम ने अखबारों में विज्ञापन छपवाकर अपने अंध भक्तों से अपील की है कि नाबालिग से रेप केस के ट्रायल के दौरान जोधपुर सेंट्रल जेल से कोर्ट तक भीड़ न लगाएं। आसाराम के इस विज्ञापन को देखकर आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आसाराम अपनी मर्जी से पुलिस की मदद कर रहे हैं। आसाराम ने ये विज्ञापन जोधपुर हाईकोर्ट का कोड़ा पड़ने के बाद छपाया है। ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन ये दी है पिटिशनर्स को कि एक तो नेशनल और स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर्स में अपील पब्लिश करेंगे कि उनके कोई फॉलोअर्स इस प्रेमाइसेस में एंटर नहीं होंगे, न जेल से यहाँ तक के रास्ते में पब्लिक प्लेस में कहीं नहीं आएंगे। दरअसल आसाराम अपने ही बिछाए जाल में उलझ गए। अपने भक्तों की भीड़ जुटाकर वो पेशी के दौरान पुलिस की नाक में दम कर चुके थे। इस दौरान आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर जानलेवा हमले का दौर भी शुरू हो गया, जिससे पुलिस का माथा ठनका। पुलिस की अर्जी पर जोधपुर कोर्ट ने तय किया कि नाबालिग से रेप वाले केस की सुनवाई अब जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आसाराम को जेल से कोर्ट आने में इतना मजा आने लगा था कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई पर ऐतराज जताया। आसाराम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की कि मामले की सुनवाई जोधपुर सेशंस कोर्ट में ही हो। आसाराम की याचिका पर जोधपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में तभी हो सकती है जब आसाराम अपने भक्तों से दूर रहें और पेशी के दौरान किसी भी तरह की इशारेबाजी या बातचीत न करें। पुलिस को भी डायरेक्शन इश्यू किया है, जो पहले से ही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन डायरेक्ट पावर्स को यूज करके उनको कंट्रोल करती है फॉलोअर्स को, और स्ट्रिक्ट स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। और एक्यूज को भी डायरेक्शन दिया है कि जनता को ज्यादा हाथ हिलाने का जो नौटंकी क्रिएट करते हैं उसको अवॉइड करें। हाईकोर्ट ने आसाराम को कहा है कि उनको उनके समर्थकों को रोकना होगा, गवाहों पे जो हमले हो रहे हैं उन पे भी उनको लगाम लगानी होगी। साथ ही 28 सितंबर तक वक्त दिया है जिसके तहत हाईकोर्ट ये देखेगा, निगरानी करेगा कि अगर जो जेल से यहाँ जो सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें कोई उत्पादन ना हो, कानून की अवहेलना ना हो। अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तो उसके बाद हाईकोर्ट स्थायी तौर पे यहाँ पे सुनवाई की अनुमति दे देगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई वो पेशी के दौरान भक्तों की भीड़ में छिपे अपने गुर्गों को खतरनाक इशारे करते थे? क्या आसाराम के इशारों का उनके खिलाफ गवाही देने वालों पर जानलेवा हमले से कोई कनेक्शन है? जिस दिन जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम के इशारों पर पहरा लगाया, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में गवाहों पर हमले के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों की सुरक्षा और मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश भी दिया है। बहुत सारे विटनेसेस है और उन लोग को ये फियर था कि कभी कभी कोई मेरे को आके मारेगा, और कहाँ जाओ, कोई जाओ पुलिस स्टेशन को जाएंगे तो पुलिस स्टेशन जाएगा, कोर्ट को जाओ, लेकिन कौन सा कोर्ट पे जाने का उन लोग को मालूम नहीं था, क्योंकि उन लोग हर कोने पे है इंडिया पे।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि उन लोग रिस्पेक्टिव कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है जाके फाइल कर सकता है और वो जज शायद देख के कुछ प्रोटेक्शन देगा उन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है कि आखिर आसाराम जेल के अंदर सुनवाई किए जाने से क्यों परेशान थे, क्यों वो पेशी के लिए रोज सेंट्रल जेल से सेशंस कोर्ट का चक्कर लगाना चाहते थे और कोर्ट का कोड़ा पड़ते ही इतने क्यों सहम गए कि विज्ञापन छपवाकर अपील करने लगे कि मेरी खैर चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। जोधपुर में ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आशाराम हाईटेक हैं और आशाराम हाईटेक इसलिए हैं क्योंकि न केवल उन्होंने अखबार में विज्ञापन छपवाया है बल्कि वो व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, एसएमएस के जरिए अपने तमाम समर्थकों को संदेश भेज रहे हैं कि भैया कोर्ट में मत आओ, मेरी और फजीहत हो सकती है। सवाल यह है कि आशाराम 2 साल में ऐसे कौन कौन से इशारे कर गए जो तमाम गवाह या तो उनको गोली पड़ गई या उन पर जानलेवा हमला हुआ। ऐसा क्यों हुआ, कौन था इसके पीछे, किसकी थी ये साजिश? क्योंकि जितने लोगों पर हमले हुए सभी ने इसके लिए आशाराम को या उनके परिवार वालों ने आशाराम को जिम्मेदार ठहराया। आखिर क्या इशारे करते हैं आशाराम, आखिर क्या निगाहों निगाहों में कहते हैं आशाराम? साथ ही साथ क्या जरूरत है आशाराम को कि वो जेल में रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई नहीं करवाना चाहते, ऐसी क्या मजबूरी है? इन्हीं तमाम सवालों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। इश्करण भंडारी जो कि आशाराम जी के वकील हैं वो हमारे साथ हैं। महेंद्र चावला जी जो कि एक सेवादार है नारायण साईं के और उन पर खुद जानलेवा हमला हो चुका है, वो हमारे साथ हैं। साथ ही साथ कोमल जो कि आशाराम जी के फॉलोअर हैं वो भी हमारे साथ हैं। भंडारी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो जाती है, दिक्कत क्या है आशाराम को? दिक्कत ये है कि इस देश का कानून ये नहीं है। इस देश का कानून कहता है, क्या कानून इजाजत देता है, क्या कानून इजाजत नहीं देता कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो जाए? मुझे बताइए, हाँ या ना में, क्या कानून इजाजत देता है? जवाब दे दूं, क्या कानून जो इजाजत देता है वो हाईकोर्ट ने कह दिया है कि कोर्ट में सुनवाई होगी, वो कानून है इस देश का। कानून टीवी स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं होगा। इस देश का कानून कहता है कि हर व्यक्ति की सुनवाई कोर्ट में होगी। अब आप चाहते हैं कि मीडिया में ट्रायल हो, कानून भी ट्रायल मीडिया से करे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे, आपके जो गवाह आ रहे हैं उनका बॉडी लैंग्वेज ना देखे। जजमेंट्स में लोग बोलते हैं हम बॉडी लैंग्वेज देख के डिसाइड करता है, वकील बॉडी लैंग्वेज देख के बताता है कि कैसे सवाल पूछने हैं, नहीं पूछने, इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, घबरा रहा है। ये इस देश का कानून है। तो मीडिया को टीवी की इतनी आदत पड़ गई है। 28 सितंबर तक हाईकोर्ट ने कहा है कंडीशनल है, 28 सितंबर तक, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होगी। आपका सवाल है, इशारे करते हैं ना, आपका सवाल आशाराम इशारे करते हैं ना। एक्सेप्शनल केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। हाईकोर्ट ने माना है इतनी देर से, हाईकोर्ट ने कोर्ट में ही ट्रायल किया है। बीच में मैं वहां पे था, क्यों शुरू हुआ? गुरु पूर्णिमा के समय लाखों की इतनी भीड़ आई हुई थी वहां पे कि कानून व्यवस्था को लगा कि ये इतनी भीड़ आई हुई है, आसाराम बापू कुछ कहें ना कहें, लोग मुंह में कुछ वातावरण खराब ना हो, लोग उत्साहित ना हो जाएं, कुछ ना हो तो करें, अच्छी बात है। उस समय लाखों की भीड़ थी वहां पे। मुझे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भैया बड़े से बड़ा आदमी जेल जाता है, 15 दिन बाद लोग देखने नहीं आते, यहाँ पे लाखों की भीड़ अपने आप आ जाती है। आप पैसे दें तब लोग सुनने नहीं आते, यहाँ लाखों की भीड़ अपने आप आ रही है। वो बात आप नहीं देखते। मुझे ऐसे आदमी पर रेप का आरोप, मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसे आदमी पर रेप का आरोप किसी भी व्यवस्था साबित नहीं हुआ। मुझे हंसी आई कि आप कहते हैं कभी 2 साल 15 दिन से जेल में, मुझे हंसी आई आपने कहा कि अंधे भक्त हैं। कौन डिसाइड करेगा कौन अंधा है और किसकी आंखें? क्या मीडिया अंधी है कि भक्ति नहीं देख रही, या भक्त अंधे हैं? इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। सिर्फ ये देख रहे हैं, भक्त हैं। आपने कहा अंधे भक्त, सिर्फ ये आपने कहा अंधे भक्त। रेप के मैं कह रहा हूं ये बहुत, आप लाखों लोगों को अंधा बोल रहे हैं, ये गलत बात है। आप बोलिए भक्त हैं, अंधे भक्त आपके प्रोग्राम में जो कह रहे हैं वो वर्ड मेरे ख्याल से सही नहीं है। आगे आपकी मर्जी है, वो भक्त हैं, उनकी अपनी विचार है, शायद सही है शायद गलत है, वो जाने। वो अंधे भक्त नहीं है, वो भक्त है, उनको कुछ दिखा इसलिए ही वो भक्त हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा। अंधे भक्त कहने का मतलब है शायद उनको सही गलत का पता नहीं है, इसीलिए एक रेप के आरोपी के प्रति उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। आचार्य जी, क्या ऐसे लोगों को अंधे भक्त ना कहा जाए?
नहीं कह सकते आप किसी को अंदर, कोई फैसला नहीं करता। हर व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता है, वो किसको मानेगा किसको नहीं मानेगा वो उसकी मर्जी है। लाखों लोगों को आप यहां बैठ के अंधा भक्त नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वो किसी भी धर्म में मानते हो, कोई भी जिस धर्म में मानता है वो अंधा नहीं है, वो सिर्फ भक्त है। देखिए दीपक जी, भक्त जो होता है उसकी श्रद्धा जो है ना, और उसकी आस्था, वो एक विश्वास के तार से बंधी होती है, और विश्वास जो है वो जब आता है तो फिर आता है। भक्त का कोई दोष नहीं है। जो भी बापू के अगर भक्त हैं और उनको पीड़ा हो रही है आप तो भी पीड़ा बापू कहेंगे? नहीं, पीड़ा होना आप स्वाभाविक भी है। बापू कहेंगे? प्रश्न ये, अब आप इस पे मुझे आचार्य जी आप भी बापू कहेंगे? मुझे उस पे मत आप टारगेट पे लीजिएगा। मैं अपनी क्या बात एक व्यक्ति जो रेप का आरोपी है वो बापू कहलाने लायक है? अच्छा ठीक है, बापू महात्मा गांधी को कहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो वो ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं मैं उसमें ना तो अभी मैं अपनी बात कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो भी कानून है उसकी कानून का पालन वो भी कर रहे हैं, और उनके वकील साहब जो कह रहे हैं ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं कि सच को उजागर कर रहे हैं। पर आज मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन दीपक जी आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि इस देश में विटनेस प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है। मैंने अभी जब मैंने इनको देखा, महेंद्र चावला जी को, तो इनसे मैंने पूछा भी तुम्हारे गोली कहां लगी? इन्होंने बताया कि साहब मेरे यहां लगी, मैं बच गया। ऐसे ही एक राजू चंडोक नाम का व्यक्ति है, उसको गोली लगी। ऐसे ही प्रजापति वैद्य आपकी डिबेट में पिछले साल जब हो रही थी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं मार दिया जाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा, और वो मार दिया गया। तो इस देश की कानून व्यवस्था, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो भक्त है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो गवाह है, गवाह को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और गवाह प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं। और गवाहों को प्रोटेक्शन इतनी जरूरी है दीपक जी कि आशाराम बापू हो या कोई भी दूसरे जो भी किसी भी केस में अंदर है, तो उनके वो तो अंदर हैं, लेकिन उनके जितने भी गुर्गे हैं वो हमला कर रहे हैं। नहीं कर कल को कोई हम पे हमला करेगा। कर रहे हैं आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? कोर्ट डिसाइड करेगा। महेंद्र क्या भंडारी डिसाइड करेंगे हमला हो रहा है, कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? महेंद्र चावला बैठे हुए हैं, इन पर हमला हुआ है। हमला करने से पहले कोर्ट ने कहा, हमला करने से पहले उसने हमला किसने किया है? हमला हुआ, हमला करने वाले ने हमला इसलिए किया कि वो अंदर है, इसलिए हमला हो रहा है, या हमला इसलिए हो रहा है कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि आसाराम ने ऑर्डर दिया, बेल नहीं मिली। हमला इसलिए हुआ क्योंकि आसाराम ने ऑर्डर दिया। आसाराम की आज्ञा के बिना, सिर्फ आसाराम की आज्ञा के बिना हमले नहीं होते। कौन सा है? आसाराम की आज्ञा के बिना लोग पेशाब करने नहीं जाते हैं। वो हमले तो बहुत बड़ी बात है। कौन डिसाइड करेगा? जितने भी हमले होते हैं आसाराम की आज्ञा से होते हैं, आसाराम के ऑर्डर से होते हैं। कोर्ट की बात छोड़ो आप, कोर्ट में जाके कानून है इस देश में, कोर्ट डिसाइड करता है किसने हमला किया। आसाराम कोर्ट से पूछ के करेगा क्या? नहीं, आसाराम कोर्ट से पूछ के करेगा क्या? आसाराम जो लोगों को मरवा रहा है, लोगों को मारने के, आसाराम जो लोगों को मरवा रहा है वो कोर्ट से पूछ के देगा क्या? आसाराम लोगों पे हमले करवा रहा है, कोर्ट से पूछ के देगा। आप कोर्ट की बात करें, हमला किया है। अरे यार, हमले जब आसाराम करवा रहे हैं, सबूत मिलेंगे तो अच्छा दीपक जी एक बात समझ में नहीं आ रही, भंडारी जी कह रहे हैं कि हमला वो नहीं करा रहे, तो फिर इन लोगों को मार कौन रहा है? दीपक चौरसिया आप मार रहे हैं या मैं मरवा रहा हूं? कौन मार रहा है? एक सी घटना होती है, एक आदमी देखिए, एक आदमी अखिल गुप्ता मुजफ्फरनगर मारा गया, इन पे हमला पानीपत में हुआ, राजू चंडोक पे अहमदाबाद में हुआ, प्रजापति वहां गुजरात में मार दिया गया। तो आखिर एक सी तरीके से ये कौन है जो मारता है? भंडारी एक मिनट ये बड़ा वाजिब सवाल है। मैं जब से केस कर रहा हूँ जब से केस करें, महेंद्र चावला उससे कई साल पहले से हो सकता है इसलिए दुश्मनी हो, जो जानता है उसमें दुश्मनी भी हो सकती है। हो सकता है इनके हृदय में क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है जानते हैं। ये बड़ा वाजिब सवाल है। मैं जब से केस कर रहा हूँ जब से केस करें, महेंद्र चावला उससे कई साल पहले से हो सकता है इसलिए दुश्मनी हो, जो जानता है उसमें दुश्मनी भी हो सकती है। हो सकता है इनके हृदय में क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है जानते हैं इसलिए दुश्मनी है इनके हृदय में। हो सकता है हमला किसने किया वो आप डिसाइड कर लोगे, आप दुश्मन हो ये डिसाइड नहीं हो सकता। हो सकता है हम दुश्मन नहीं बातें हैं। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रायल होने दो। हो सकता है हमला आपने करवाया हो सकता है हमला आपने करवाया हो सकता है आपके वाली बात है। हो सकता है आप आसाराम के वकील हैं, केस जीतने के लिए हो सकता है हमला आपने करवाया हो, और आप झूठ बोल रहे हैं, केस जीतने के लिए आपने हमला करवाया हो, केस जीतने के लिए आपने हमला करवाया हो। हो सकता है हमला आपने करवाया हो, कोर्ट करेगा ना, ये तो बोल रहा हूँ। अच्छा हमले करवा महेंद्र चावला जी, आपने कंप्लेन कराई हमले की? किस किसका नाम लिया उसमें? आसाराम और नारायण साईं दोनों का मैंने नाम लिया है, और जो मुझे वहाँ के लोकल पानीपत के लोग धमकी देकर गए थे उनके भी नाम लिखवाए, क्योंकि मुझे नारायण साईं ने पहले धमकी दी थी। वकील साहब,
नारायण साईं ने मुझे पहले धमकी दी थी, आप क्या बात करते हो? और आसाराम ने नारायण ने स्वीकार किया था कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। जब एक आदमी खुद फिर बात कर रहे हो यार, आप बात कर रहे हो, जब नारायण साईं ने स्वीकार कर लिया वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जो आदमी षड्यंत्र स्वीकार कर रहा है तो हमले तो वही करवा रहा है। आप डिसाइड, अच्छा कोमल, डिसाइड करेगा, कोमल, डिसाइड नहीं करता। कृपाल सिंह 10 जुलाई 2015 को शाहजहांपुर में उसको गोली मार गए, 12 जुलाई को उसकी मौत हो गई। किसने मरवाया? देखिए दीपक चौरसिया जी, उसके अगर ये बोलेंगे तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो थोड़ी शांति बरते, आपको टाइम मिलता है बोलने का, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी बारी पे बोलिए। कृपाल सिंह के जो बयान थे आज से काफी समय पहले, 5-6 महीने पहले दर्ज हो चुके हैं और कृपाल सिंह के बयान मैंने पढ़े हैं। बहुत पॉजिटिव बयान दिए थे, उन्होंने कुछ भी नेगेटिव बापूजी के बारे में नहीं कहा था। अब यहाँ सोचने की बात तो ये है, मुद्दा ये आ जाता है कि जिस बंदे ने पॉजिटिव बयान आ रही हूँ, कोमल गोली क्यों मरवाई इसको? वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि कौन है इस षड्यंत्र के पीछे। उस षड्यंत्र के पीछे में जानना होगा, जिसने पॉजिटिव बयान दिए, जिसकी गवाही हो चुकी है, जो अपने बयान दे चुका है, हम उसको मरवाएंगे। अच्छा ठीक है, जो पॉजिटिव बयान दे रहा है। अगला नाम अखिल गुप्ता, 11 जनवरी 2015 को मुजफ्फरनगर में उसकी गोली मारकर हत्या की गई, उसको किसने मरवाया? यही सब तो जानने की बात है कि क्यों मरवाया जा रहा है, क्यों उनके साथ, उनको बापू हमेशा बोलते हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाए। मेरी बेल रुक रही है इस कारण, एक व्यक्ति 2 साल से अंदर है, 2 साल से आज 2 साल की गिरफ्तारी के बाद 5 सितंबर को जन्माष्टमी वाले दिन भूखे प्यासे निर्जला रहकर 50,000 बहनों ने उनकी न्याय की मांग की है, उनकी रिहाई की मांग की है। एक पीड़िता की सच्चाई को आप बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप तथाकथित फैक्ट को बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, लेकिन 50,000 महिलाएं उनके लिए उतरी हैं धरती पर। अच्छा ये बताइए, जन्माष्टमी वाले दिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उतरने दीजिए, दिखाया जाता है टीवी चैनल्स पे। लेकिन अखिल गुप्ता ने भी क्या पॉजिटिव बयान दिया था? अखिल गुप्ता ने भी पॉजिटिव, ये लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल जानना चाहिए हमें कि क्यों नहीं दिया था उन्होंने नेगेटिव में बयान। आप यहाँ पर बैठकर इस बात का नामांकन नहीं कर सकते कि किसने पॉजिटिव में दिया था, किसने नेगेटिव में दिया था। बात ये है कि हम सिर्फ एक तरफा मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो दोनों पक्षों को दिखाए। जो 50,000 दोनों पक्षों को दिखा रहे हैं, हेलो दिल्ली में उतर है, क्यों नहीं उस चीज को दिखाया जाता है? मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आई थी, लंदन से आई थी, अमेरिका से आई थी, यूएस से आई थी, लखनऊ से आई थी, क्यों नहीं उन बहनों की गुहार को दिखाया जाएगा? अच्छा कोमल ये बताओ, आप किसकी समर्थक हैं? मैं बिल्कुल और बिल्कुल सच्चाई की समर्थक हूँ, मैं सत्य की समर्थक हूँ। मैं आसाराम की है जानती ना? हूँ कि इस केस आसाराम में की है ना? षड्यंत्र की बू आ रही है। मेडिकल एक मिनट, मेडिकल रिपोर्ट डजंट सपोर्ट। एक मिनट, आप आसाराम की समर्थक हैं? मैं आसाराम बापू की समर्थक हूँ, जो कि सच्चाई के साथ। और यही हम कह रहे हैं कि हम दोनों पक्ष दिखाते हैं, इसीलिए तो आप क्यों नहीं उस दिन आपने आप इसीलिए टीवी स्टूडियो में बैठकर बोल रहे हैं राजघाट से लेकर, आप इसीलिए टीवी स्टूडियो में बैठकर बोल रही हैं। मान लिया मैं बोल रही हूँ, लेकिन दीपक सर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक पूरे सीपी को क्रॉस कर उन बहनों ने मुंह में काली पट्टी बांधकर ये बोला गया कि हमारे बापू निर्दोष है, वो पाक है, वो साफ है। क्यों नहीं उन बहनों को दिखाया गया? तो आप जज है क्या? आप जज है क्या? मीडिया में चिल्ला करके आप ये साबित कर देंगे कि बापू गुनहगार हैं, बापू आरोपी हैं। जंतर मंतर पे जब भाषण हो रहा, मैंने भी भाषण दिया था इनफैक्ट जाके, वहां पे मैं ये भाषण भी देते हैं। थोड़े से लोग हुए, लाखों लोग, उन्होंने लोगों को एड्रेस दिया था। भी भूल जाते हैं केस के बारे में क्या भाषण दिया था आपने? हमको भी सुनाइए ना थोड़ा। तो सुनाई नहीं, आप बोलने देंगे तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि लड़की पे एक स्क्रैच भी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट दिल्ली में क्यों करवाई गई? जब घटना जोधपुर में थी, जब घटना जोधपुर थी, नाबालिग बच्ची है। अब आप बोलने नहीं देते, अभी आप बोलते हैं, बोलिए तो मैं बोलता हूँ, आप डिसाइड कीजिए मैं क्या। आप ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन कर, मैं कोई नहीं कर रहा, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना कैरेक्टर असैसिनेशन है तो फिर मेडिकल रिपोर्ट करवानी छोड़ दीजिए आप। मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, अगर एक भी लाइन मेडिकल रिपोर्ट से बाहर बोल रहा हूं तो आप बोलिए। इट इज ओनली द मेडिकल रिपोर्ट व्हिच आई एम सेइंग। पहली बात मुझे बताइए, कितने केसेस में जोधपुर की घटना पे आप दिल्ली में एफआईआर काट? आपने लॉ कहां से पढ़ा है? आपने जर्नलिज्म कहां से पढ़ा है? मैंने तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ा है, मैंने उसके बाद कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको पता है पॉस्को के अंदर जो फिजिकल असॉल्ट होता है या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसको रेप की श्रेणी में रखा जाता है? मुझे रखा जाता है कि नहीं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं। नहीं, मुझे बताइए भंडारी जी, रखा जाता है या नहीं? आप इस बात, भंडारी जी, वो
कानून भंडारी क्या है? जी, कानून मैं क्या इसीलिए है? पूछा था, कानून क्या आपने है? कानून कहाँ से पढ़ा है? कानून क्या मैं है? सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे एक मैं चीज़ सिर्फ ये जानना मैं चाहता आपसे- हूँ कि पॉस्को मैं के आपसे अंदर, एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पॉस्को में पॉस्को रेप के की अंदर, डेफिनेशन बड़ी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, बात सही है, तो मान रहे हैं ना आप? मैं मना किया वो, तो फिर मैंने मेडिकल उल्टा आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं मना कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने केसेस में होता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, कितने केसेस में होता है कि घटना जोधपुर में हो और एफआईआर दिल्ली में हो। इस बात पे मेरे ख्याल से मीडिया को दिखाना चाहिए क्यों हुआ, कि जोधपुर की घटना दिल्ली में क्यों दर्ज हुई, ये भी तो पहलू दिखाना चाहिए। और कितनी बारी होती है, आप जानते हैं कि हम अभी नोएडा बैठे हैं। फिर मैं पूछूंगा आपने कानून कहाँ से पढ़ा है? जीरो एफआईआर की टर्म को जानते ऐसे हैं? कितनी बारी होती है, मैंने ये नहीं बोला इलीगल है, कई केसेस में मैंने zero ये नहीं FIR बोला होती इलीगल है, कई केसेस मैंने में ये zero नहीं बोला FIR होती है। आचार्य मैंने जी, बोला कितनी थोड़ा बारी कानून होती है। पढ़ा दीजिए इनको। मेरा हम तो अगर मेरा सवाल आप सुन रहे लेमैन है, हैं, आप मेरा हमको सवाल कानून सुन की रहे कोई हैं, मैंने जानकारी कहा नहीं है। कितनी बारी होती है, हमको मैंने बोला कानून की कोई इलीगल है, जानकारी नहीं है। मैंने आप बोला तो कितनी वकील हैं इस करण भंडारी जी, जी, मैंने कहा कितनी आप तो बारी होती वकील है, हैं, कितनी आप तो बारी वकील होती हैं। है, कितनी मुझे बारी ऐसा होती लगता है दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि भंडारी जी जो बात कह रहे हैं और आप जो बात कह रहे हैं वो कानून आप ज्यादा जानते हैं, भंडारी जी शायद या तो जानते कम है या फिर गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे ही वकीलों की वजह से हो सकता है वकीलों का एक षड्यंत्र हो के उल्टी सीधी बहस करें और बापू अंदर रहेंगे, इनकी फीस बनती रहेगी। ये भी एक साजिश हो अगर मैं सकती बोलने है। को बोलूं, कई धर्म गुरुओं का हो सकता है कि हम धर्म गुरु दिखाएं अपने आप को और हमारी संगत बढ़ जाए, ये बातों में कुछ नहीं रखा। आसाराम यही इन बातों में कुछ नहीं रखा। हमारी मैं संगत आपके कैसे बारे हो में नहीं सकती बोल है? रहा, बापू पर मैं की कुछ संगत भी हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी अरे आप ये कह रहे हैं, नहीं आप पॉस्को की जो व्याख्या कर रहे हैं, नहीं आप मैंने कहा कितनी बारी सीजन्ड होता है। वकील हैं। इलीगल नहीं बोला मैंने, इलीगल नहीं बोला ना मैंने कहा कितनी बारी होता है। आप अगर दिल्ली में किसी साधारण आदमी से पूछिए, डिफेंस कॉलोनी की घटना है ना, वो रजौरी गार्डन में जाए, कितनी बारी होती है। दिल्ली के अंदर ही आपकी डिफेंस कॉलोनी की घटना रजौरी गार्डन में करवा के दिखाइए जी, आपके 10 लोग बैठे होंगे, पूछ लीजिए जाके कितनी बारी होती है। आपके हिसाब से पॉस्को कानून जो बना है गलत था? मैंने कहा बोला गलत कानून है, हम तो ट्राई कर रहे नहीं है तो हैं, इस पर चर्चा क्यों हो रही तो है? फैसला आने दीजिए। एंटी डाउरी लॉ में भी अमेंडमेंट्स आए हैं। लॉ बनाने के बाद अमेंडमेंट्स आते हैं, लोगों के बारे में देखा जाता है कि पॉस्को में उनको करवा न्याय बन दीजिए रहा है या ना। नहीं बन रहा है। कोमल जी पॉस्को में करवा कई दीजिए, पीआईएस हमको इसके कोई लिए भी दिक्कत नहीं फाइल है है। सर, कई पीआईएस पॉस्को में इसके लिए भी करवा फाइल दीजिए। है। लेकिन जब मैं- लोगों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उसमें अमेंडमेंट्स होंगी और होती रहेंगी। समाज को न्याय देना सबसे बड़ी जरूरत है इस समाज की। लॉ उससे बड़ा नहीं है कि समाज को न्याय ना मिले। अच्छा, राजू चंदोक को गोली किसने मारी? राकेश पटेल को सूरत रेप केस के सरकारी गवाह को पर चाकुओं से हमला किसने किया? विमलेश ठक्कर पर चाकुओं से हमला किसने किया? दिनेश भागचंदानी सूरत रेप केस में मुख्य गवाह, उन पर तेजाब से हमला किसने किया? अमृत प्रजापति को किसने मारा? राहुल सचान पर हमला किसने किया? महेंद्र चावला जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उन पर पानीपत में जानलेवा हमला किसने किया? अखिल गुप्ता की गोली मारकर हत्या क्यों हुई? कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या क्यों हुई? दीपक जी। सब आशाराम के केस से जुड़े हुए। अगर मेरी आखिर मालूम- कौन सा रहस्य है, जानेंगे ब्रेक। तो क्या आशाराम खतरनाक इशारे करते हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल ने अपने बयान के अंदर कहा है कि जब उन पर हमला किया गया, ये उनके बयान के अंदर लिखा हुआ है, तब आशाराम ने अपने समर्थकों को इशारा किया कुछ ऐसा, और उसी के बाद राहुल पर हमला होता है। तो क्या आशाराम ये खतरनाक इशारे करते हैं कि आज इसका काम तमाम करना है, कल उसका करना है, और इतने गवाहों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमले हो चुके हैं, 6 लोग मारे जा चुके हैं, तीन लोग मारे जा चुके हैं। आखिर कौन है इसके पीछे? आशाराम नहीं तो कोई और है क्या? अगर कोई और है तो शक जाहिर करिए भंडारी जी। वो तो पुलिस का काम है ढूंढना कौन है पीछे, और हर बात अभी ट्रायल चल रही है, सार्वजनिक हम टीवी पे नहीं कर सकते, ट्रायल खत्म होने दीजिए, शायद आपके सामने पक्ष। अगर कोई और है तो शक जाहिर करिए भंडारी जी। वो तो पुलिस का काम है ढूंढना कौन है पीछे, और हर बात अभी ट्रायल चल रही है, सार्वजनिक हम टीवी पे नहीं कर सकते, ट्रायल खत्म होने दीजिए, शायद आपके सामने पक्ष आ जाएगा कौन है उसके पीछे, कौन नहीं है उसके पीछे। पर जो बड़ा किसको फायदा हो रहा है? वो ट्रायल की बातें हैं, वो मैं टीवी पे एज अ लॉयर मुझे करनी उचित भी नहीं है। पर जो बड़ी बात है, किसी को आसाराम बापू को जब जेल के अंदर व्यक्ति है, किसी को भी अगर कुछ भी नुकसान पहुंचता है तो उनको ज्यादा नुकसान है, क्योंकि बेल थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो मुझे जो अक्यूज है उसको तो फायदा नहीं हो रहा, ये तो गिवन है। अब फायदा किसको हो रहा है? वो डिफेंस एविडेंस होगा, ट्रायल होगा, चीजें अपने आप बाहर आएंगी उचित समय पर। एक्चुअली जहां भी उनके गवाहों पे हमला हुआ दीपक जी, वो उसकी घटना मिलती जुलती हैं सब।
जैसे इनके ऊपर हमला हुआ, चावला जी के हरियाणा में हमला हुआ, एक पे गुजरात में हुआ, एक पे यूपी में हुआ, यूपी में एक में मुजफ्फरनगर में हुआ, एक को शाहजहांपुर में मारा गया और प्रजापति वैद्य को गुजरात में मारा गया। तो प्रश्न है ये उठता है कि उनको मरवाने की प्लानिंग, इतनी हीनियस प्लानिंग, इतनी जबरदस्त प्लानिंग कौन कर सकता है? एग्जैक्टली जो और किससे फायदा? जो व्यक्ति, बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। आपको एक और पॉइंट करना इसका मेरे जवाब दूं, देखिए 3 लोगों को मार दिया, बाकियों पर हमले करे, बाकी गवाह तो डर जाएंगे, 3 लोग मर गए, बाकी गवाह डरेंगे नहीं डरेंगे, लेकिन ये लोग भगवान की कृपा से बच गए, वरना महेंद्र चावला आपके बीच में नहीं होते, इनके गोली मारी गई। बहुत अच्छा, 2 गोली मारी गई। बहुत अच्छा सवाल पूछा। इतनी स्टेटों में हुआ, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, ये कैसे हुआ? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जेल में जो व्यक्ति बैठा है वो तो नहीं कर सकता, वो तो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता फ्रीली, इतनी बड़ी साजिश। वो जो बंदा जेल में बैठा है कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, बाहर बैठे कर रहे हैं ना, यही तो बात हो रही है, बाहर तो जाता है अंदर है। कोमल, भंडारी जी और शिवा, क्या आप इन तमाम जो हमले हुए हैं या 3 लोगों की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं? जरूर होनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कहा था, लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए, एज ए लॉयर आए से होनी चाहिए। वो ये है कि बापू कभी भी किसी भी बंदे को नहीं मरवा सकते, बापू को इससे सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बापू की बेल रुक रही है, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जैसे ही आपके 5 मेन विटनेस के गवाह हो जाते हैं आप फाइल कर सकते हैं। तो बापू जी तो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, सारी प्रताड़नाएं सह रहे हैं, वो क्यों मरवाएंगे किसी को? वो तो बार बार इस बात का गुहार करते हैं बाहर आते हुए कि मेरे विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाए, वो तो ये बात मांग रहे हैं। तो हम भी मांगते हैं कि इस बात की सच्चाई सामने आनी चाहिए। कभी आप गए हैं क्या? आप सुप्रीम आपको कोर्ट में लास्ट गए कभी? तारीश करण जी ने इसका बड़ा ही एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना आप कह रहे हैं कि बापू गुहार लगा रहे हैं, किसको गुहार लगाई? आप डिबेट रिपीट करके दिखाई दे रहा था कि आपने गुहार लगाई, विक्टिम लगाता है, किसको? इस बात की विक्टिम लगा सकता है कि मुझे दी जाए सुरक्षा, एक्यूज नहीं लगाता। लॉ को मत बदलिए आप। अच्छा शिवा, ये बताइए 3 लोगों की हत्या हुई और 6 और लोगों पे हमले हुए जी, टोटल 9 लोग। कौन हो सकता है इसके पीछे? आपका कौन ऐसा दुश्मन है जो आपको इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है? एक नाम बताइए। देखो इसमें आपको साफ साफ पता चलता है कि जिस लास्ट हमला हुआ और मर्डर हुआ कृपाल सिंह का, उसने एक शब्द भी बापूजी के खिलाफ नहीं बोला और 1 साल पहले बयान हो चुका था और मेरे पास उसके बयान भी है। जब हम हमारे खिलाफ नहीं बोला, हमारे आश्रम के खिलाफ ना बोला, ना बापूजी के खिलाफ बोला, तो हमारे लोग क्यों उसको मारेंगे? इससे आपको साबित हो जाता। और इसके पहले 2008 में एक फैक्स आ चुका था जिसमें 50 करोड़ मांग कर रहे थे, जिसमें महेंद्र चावला जी का नाम और नंबर सब थे कि अगर आप ये 50 करोड़ जमा नहीं करोगे तो आपको अरे जो इसकी जांच आई थी, लड़कियों के मुद्दे को जांच रिपोर्ट आई है वो भी दिखाओ। फंसने के लिए तैयार हो जाओ। इसने जांच की थी, इसमें तुम्हारी 2 साधुओं के नाम आए थे कि वो सफेद कपड़े वाली साधुआं उसमें एसटीडी पीसीओ में गई थी, उन्होंने फैक्स किए थे, वो रिपोर्ट भी दिखाओ यार। शिवा एक चीज मत दिखाओ, दोनों चीजें दिखाओ। या तो तुम्हें तथ्य का पता नहीं है, तथ्य है तो दोनों चीजें दिखाओ। सिर्फ तुमने सारी जांच आ गई। दूसरी बात पुलिस की रिपोर्ट आई थी वो कहाँ है? क्यों यहाँ पे बैठे गुमराह कर रहे हो तुम? पुलिस की रिपोर्ट भी दिखाओ, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करके केस को बंद किया था वो रिपोर्ट दिखाओ। तो आप बोल रहे हो कुछ भी दिखाओगे टीवी पे, तो आपकी झूठी बातें, झूठा बोलो, दूसरों पे हमले कराओ, दिखाओ। आसाराम बस यही करता है, झूठ बोलता है, तुम वही कर रहे हो। ये आपको पता नहीं चलता है? क्या पता चलता है? वो दिखाओ जो पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट आई है। पुलिस आपने यही किया, आपको पता है नहीं, कुछ भी दिखाने लग जाते हो। आप दिखाओ ना, ये रही सारी डिटेल। मेरे पास ऐसा नहीं किया, ये सारे पेपर है, सारे पेपर मौजूद है, ये देख लो, आप देखना हो तो। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट दिखाई, पुलिस ने ऐसे झूठ मूठ में आके बयान देने से कुछ नहीं होता है। हर केस में तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हो, कुछ भी झूठा बोलते हो। आपको इशारा किया हो, आपके पास कहाँ पे? अच्छा शिवा, ये ढेल 10 और बंगलों कौन है? और अमृत प्रजापति के केस में भी बापूजी के उससे तुमको क्या, तुम्हारा जो मेन पॉइंट है उस पर ऊपर आओ ना, उससे वहाँ इसको डाइवर्ट करने की क्या जरूरत है? अरे ये तो बता दो ना, ढेल 10 और बंगलों कौन है? इशारा का तुम्हारे पास क्या चीज है? कहाँ पे इशारे किए? अरे इशारे की, राहुल ने स्टेटमेंट आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? क्या मांग रहे वाला इशारा जो आप बोल रहे हो, राहुल से जानने जो बोला, आप उसी को क्यों माने? तथ्य आप दिखाइए, बापू ने ऐसा कहाँ इशारा किया है? बापू ने कोमल एक मिनट, शिवा, ये ढेल 10 और बंगलों कौन है? हाँ,
तुम डाइवर्ट क्यों कर रहे हो इस चीज को डाइवर्ट? तुम पहले ये बताओ ना, आपको इशारा कहाँ किया? सारी मीडिया मौजूद थी, सारे मीडिया के 20 कैमरे 2-3 घंटे तक कैमरे मौजूद थे, इसमें इशारा बताओ ना। झूठ बोलने की कोई हद रखो, लिमिट रखो, पूरी जिंदगी भर झूठ बोलते रहोगे, कहाँ तक भुगतोगे? अच्छा शिवा, ये तो बताइए ढेल दस्सो और बंगलो कौन है? क्यों डाइवर्ट कर रहे हो? जो मेन मुद्दा है उसको डाइवर्ट, किसके ऊपर बहस चल रही है? इशारे के ऊपर बहस चल रही है, वहां क्यों जा रहे हो? पश्चिम में क्यों जा रहे हो? यही तो इशारे करती थी बापू को टॉर्च दिखा दिखा के, और बापू टॉर्च बजाते थे आपके आशाराम। आशुमल, क्या नाम है उनका? आशुमल हरपलानी। आशुमल हरपलानी। कहा ये 50 करोड़ तुमने क्यों मांगा? आपने ये क्यों मांगा 50 करोड़ क्यों मांगा? 50 करोड़ आप बताओ ना, आपने 50 करोड़ ये बापू को बदनाम करने के लिए क्यों मांगे थे? इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई यार? गुजरात में तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे बापू की तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता, वो बीजेपी के लीडर, बीजेपी की सरकार, वो तुम्हारे बापू के संपर्क में, तो इसकी सीबीआई जांच करा लो ना यार, क्यों नहीं करवाते? बापू के तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आईएएस तुम्हारे बापू के चेले थे, इशारा कर रहे हो तो उसकी आप जांच कराओ ना, आप क्यों जांच नहीं करवा रहे हो? अरे इशारे का कोर्ट ने स्वीकार किया, तभी तो कोर्ट ने मना नहीं करवा रहे हो? आप बोलो ना, इशारा कर रहे हो, के ऑर्डर आ चुके हैं कि तुम्हारा कोर्ट में ही होगी प्रोसीडिंग्स। इशारे नहीं करेगा, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का। ये तो शायद सलमान खान का भी ऑर्डर चला था, उसने भी अपने भक्तों को वेव किया था। ये झूठी खबर है, ये फेक न्यूज है। मेरे पास आज का ऑर्डर है। वही बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा, वही बापू ने हाथ जोड़ दिए तो वो कुछ इशारे कर रहे हैं। सलमान खान ने भी पूरे अपने फैन फॉलोअर्स को ऐसे हाथ दिखाकर गए थे। दैट डजंट मीन कि अगर वो बोल रहे हैं कि उनको कटवा रहे हैं। एक मिनट शिवा, मैं फिर से अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, ये ढेल दस्सो बंगलो वही है ना? ऑर्डर है आज का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अरे सुन लो, इसको इधर उधर मत ले। अरे शिवा सुन लो यार, आज का पड़ा है, इसमें कहीं ऐसा नहीं बोला है कि इशारे का कहीं लिखा नहीं है। काहे के लिए बहस चेंज क्यों कर रहे हो? जो मुद्दे पे आए उस मुद्दे को चेंज करो ना। शिवा, ये ढेल दस्सो बंगलो वही है ना? टॉर्च दिखाते थे आशाराम, आशुमल हरपलानी, और बाद में उन महिलाओं को लेकर उनके कमरे में जाया जाता था, ये वही है ना ढेल दस्सो बंगलो? ये महेंद्र चावला तो ये वही है ना जो 50 करोड़ का फैक्स मांग रहा था बापूजी से ब्लैकमेल करने के लिए कि नहीं दोगे तो आपको ये बनावटी मुद्दों से फंसा देंगे। ये महेंद्र चावला तो वही है ना? इसीलिए महेंद्र चावला को गोली मारी गई क्या? इसीलिए महेंद्र चावला को गोली मारी गई? तो कहा तुम, उनकी पुलिस ने कहा इसके लिए हमारे किसी आदमी को किसी को पकड़ा क्या कि बात करें कि हमारे आदमी? ये तो इस्टेब्लिश हो रहा ना दीपक जी मैटर। अगर इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम सोचें इसको कि इन्होंने 50 करोड़ की डिमांड की तो इनको गोली मार दी गई। अच्छा, गोली मारी थी क्या इनको आपके लोगों ने? 50 करोड़ 2008 में मारी है। 2008 में 50 करोड़ मांगा था, तब तो जाके ये बापू मतलब आप कह रहे हैं 2008 में मारना चाहते थे आप? आपने कहा ना 2008 में मारी है। 2009 में राजू लंबू को मारी गोली। ये आप बोल रहे हो। हाँ, हो सकता है आप लोगों की मीडिया की ओर से भी हो सकता है, वो तो आप खुद बोल रहे हो, आपकी ओर से भी हो सकता है ये चीज तो। अच्छा शिवा, ये बताओ महेंद्र चावला को गोली क्यों मारी? वो तो आपको पता होना चाहिए ना, आपकी गैंग में सब शामिल है। अच्छा, इसका मतलब दीपक चौरसिया इस काम को करा रहे हैं। आप लोग भी शामिल हो। अब आप दीपक समझ लो इस बात। कई मीडिया शामिल है, कई महेंद्र चावला शामिल है, आप लोग को होना चाहिए ना, आप क्यों चेंज कर? महेंद्र चावला जी भी सीबीआई इंक्वायरी करवा लेना कि मेरे को गोली किसने मारी है। अभी तक तो आरोप कोई साबित नहीं हुआ है कि बापू के बंदों ने ही गोली मारी है। ये सीबीआई की इंक्वायरी की मांग बहुत करते हैं, तो ये क्यों नहीं सीबीआई में जाकर सुप्रीम कोर्ट में कि किसने मारी मुझे गोली? बोलने क्यों नहीं देते जब सच सामने आता है? शातिर आदमी है, बोलते रहते हैं सीबीआई की जांच की, आप क्यों नहीं बात करते हैं कि मेरे को खिलाफ गोली किसने मारी? शातिर अपराधी है, आप तो सबूत बोलते नहीं हैं छोड़ रहा। हमारी आपको धमकियां मिली तो वो धमकी वाले लेटर्स लेकर सीबीआई की अरे जांच की सब मांग दे दिया हमने, सरकार कुछ करती सीबीआई की नहीं है। जांच की मांग कीजिए देखो, सर। पुलिस को आसाराम खरीद लेता है, नेताओं को आसाराम, सरकार कुछ करती नहीं है। हमने सब कुछ दे दिया, लेकिन आसाराम के पैसे का, आसाराम के काले धन का दबाव इतना है कि सरकार कुछ नहीं करती है। आसाराम के काले धन का इतना दबाव है, आसाराम के काले धन का इतना दबाव है कि ना पुलिस कुछ करती है और ना ही कोई सरकार कुछ करती है। माइंड वॉश नहीं होने वाला। आज भी 50,000 साधक बापूजी के न्याय के लिए उतरे हैं धरती पर। मीडिया चैनल्स में आप किसी की श्रद्धा नहीं तोड़ सकते, किसी की भक्ति को मोल्ड नहीं कर सकते। आप 2 साल से बापूजी का चरित्रांकन कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन आपकी बात को कोई मानता नहीं है। आज भी कड़ी गर्मी में दिल्ली की सड़क पर पूरे 3 घंटे तक लड़कियों ने मांग की है कि उनको छोड़ा जाए, 2 साल के बाद भी उनको न्याय दिया जाए।
चलिए आपने कोमल, जितना भी चाहा वो कहीं भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। सॉरी। अच्छा, उन लड़कियों को पता है कि आंसुमल हरपलानी ने क्या किया है? सबको पता है कि मेडिकल रिपोर्ट डजंट सपोर्ट दिस केस। लेकिन पोक्सो भी पढ़ा दो उनको। मीडिया कांड के बाद जो रेप केस में अमेंडमेंट आया वो भी पढ़ा दो उनको। मेडिकल रिपोर्ट इज वन ऑफ द वेरी मेन एविडेंस इन द रेप केस, और मेडिकल सपोर्ट नहीं कर रहा है। देयर इज नो आई एविडेंस फॉर द केस। सब जानते हैं कि केस में कोई सच्चाई नहीं है। मुझे बताइए कि जब रेप होता है तो क्या उसका आई विटनेस भी होता है? मेडिकल रिपोर्ट तो होती है सर, मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही सब कुछ तय होता है। क्यों नहीं आ रहा है मेडिकल रिपोर्ट में रेप? अगर ये बात यहाँ पर उठती है तो क्यों लोकमान्य हॉस्पिटल की शैलजा मित्रा बोलती है कि कोई भी शी इज वर्जिन, कोई पेनिट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है? वो क्यों बोलती है कि कोई मार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है? शी इज इंटैक्ट। पूरी स्टेटमेंट पढ़ो और आप पढ़कर आइए सर, मैं पढ़कर आई हूँ। मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास अभी है, पढ़ो फिर आपको पता लगेगा। आप बताइए ना, आप बताइए, आप पढ़कर आए हैं, आपने शैलजा मित्रा की देखी है मैं मेडिकल ब्रेक रिपोर्ट? में जा रहा हूँ, उससे तब तक आप भंडारी जी से पॉस्को का कानून समझ लीजिए, ब्रेक के बाद बात करते हैं। कोशिश कर रही थी कि रेप तो हुआ ही नहीं है, लेकिन कोमल मैं आपको ये बता दूं कि नया पॉस्को कानून क्या कहता है। वो ये कहता है कि गलत नियत से किसी माइनर को टच करना भी रेप के दायरे में आता है। आपको पता है? हाँ जी, मुझे पता है। पॉस्को जो है बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ है। ये कंप्लीटली जो है वो विक्टिम के फेवर में है और अक्यूज्ड के ऑपोजिशन में है। इसमें साफ साफ कहा गया कि रीजनेबल प्राइमा फेसाई में भी अगर पाई जाती है तो वो उसको अक्यूज की कुछ नहीं सुनते, सीधा उसको जेल में रख देते हैं। और अगर किसी भी स्टेज पर अगर ये पाया जाता है कि ये जो अक्यूज है, ये जो विक्टिम है, अगर वो झूठ बोल रही है तो ये जो लॉ है वो विक्टिम के अगेंस्ट भी जाएगा, वो विक्टिम के अगेंस्ट भी ये काम करेगा। पॉक्सो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है, नया फॉर्म किया हुआ लॉ है, इसकी बारीकियों को समझने की जरूरत है अभी हमें। तो आप ये क्यों आर्ग्यू कर रही हैं? आप ये क्यों आर्ग्यू कर रही हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं है? हाँ, तो रेप नहीं हुआ ना, हम यही तो बात मैं यही तो कह रहा हूँ कि गलत नियत से छूना भी रेप के दायरे में आता है। एक नाबालिग बच्ची को अगर आपके आंसुमल हरपलानी बापू हैं, अगर वो भगवान के दूत हैं, एक मिनट सुन लीजिए, अगर वो भगवान के दूत हैं, इतना घिनौना इल्जाम उन पर? मैंने बोल दिया कि मुझे किसी गलत नियत से किसी ने छुआ है और मैंने किसी पर भी इल्जाम लगा दिया, लेकिन कहां से हम, और 2 घंटे तक वो बोलती रही कि बापू ने उसको छुआ है, लेकिन उसी कमरे के परिसर के बाहर उसकी मम्मी बैठी हुई थी। बिल्कुल बहुत ही कम मीटर का फासला था। अगर वो थोड़ा सा भी चिल्लाती, थोड़ा सा भी अगर वो करती तो उसकी मम्मी फटाफट सामने आती, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने कहीं से भी ये नहीं किया। बोलती कि एक हाउस से मेरे बापू ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे से किया। उसने कोई भी प्रवोक नहीं किया। किसी को लात मार सकती थी। बापू 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो बहुत जवान थी, वो अगर मारती तो बापूजी के खिलाफ उसी वक्त नाबालिग थी, नाबालिग है वो झूठ बोल रही है। माफ कीजिएगा, मैं एक नाबालिग बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन आपको नहीं करने दूंगा। और बापूजी का कैरेक्टर असैसिनेशन जो आप 2 साल से कर रहे हैं, में ये कहा गया है कि वो नाबालिग है। न्यायाधीश का पहले ही किसी के आरोप साबित होने से पहले आप उनको आरोपी साबित कर रहे हैं, गलत है। मैं आपसे भंडारी जी ये जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि हर बार एक नई पिटीशन लगा के आंसुमल हरपलानी जो है वो इस केस को डिले करना चाह रहा है? सर, पहली बात तो डे टू डे ट्रायल हो रही है। मेरे ख्याल से इतने सारे गवाहों में जिस स्पीड से ये केस चल रहा है शायद ही कोई केस चला हो। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे और मीडिया में आप हर चीज की तुलना करते हैं तो ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द फास्टेस्ट केस चल रहा है। तो पहले तो ये बात गलत है कि कोई डिले हो रहा है, कुछ डिले नहीं हो रहा है इस केस के अंदर। अगर आप कंपेयर करेंगे, कभी मुझे बोलने दीजिए, दीपक जी ने मुझसे सवाल पूछा। अगर आप कोई भी और केस से कंपेयर करेंगे सेम टाइप के जिसमें इतने विटनेस थे, उसमें मेरे ख्याल से तो फास्टेस्ट केस ये चल रहा है। तो ये तो पहली बात गलत है कि डिले हो रहा है। दूसरी बात, जो जेल में है उसको डिले करके कोई फायदा नहीं है, तो वो तो चाहेगा जल्दी से जल्द करे। बट अगर आप चाहें कि वो अपना कानूनी हक भी ना ले, वो पिटीशन भी ना डाले, वो ऐसे ही बैठ जाए कि भैया मुझे टांग दो, तो वो तो हो नहीं सकता। जो कानून में हक है उसकी पिटीशन तो डलेगी और डलनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे कि अपना कानूनी हक तो ले वो बंदा, कोई भी व्यक्ति हो, तभी देश चलेगा, तभी डेमोक्रेसी चलेगी। वो सिर्फ अपना कानूनी हक लेके पिटीशन कोर्ट में डाल रहे हैं जो उनका हक है। कल को मीडिया बंद कर दे कि कोर्ट में केस डालने का हक नहीं है, पिटीशन डालने का हक नहीं है अक्यूज को, तो वो भी कानून बन जाएगा, कर देंगे फिर। अभी तो हक है कि मैं कोर्ट जाके अपनी पिटीशन डालूं। अच्छा, सिवाय एक आखिरी सवाल, ये जो 3 हत्याएं हुई और 9 हमले हुए हैं, इसके पीछे कौन है? अगर आंसुमल हरपलानी और उसकी गैंग नहीं है तो कौन है? इसके पीछे देखो, इसके पीछे तो फैक्स में इनमें नाम लिखा हुआ है। एक तो तुम्हारे पास में बैठे हैं तुम्हारे साहब, उनका भी फैक्स में नाम लिखा हुआ है और उनके साथ कई लोग 6-7 लोगों के और भी नाम लिखे हुए हैं। तो इनने खुद ने अपने आप को गोली मार दी। तो बापूजी को बाहर आने देना नहीं चाहती थी। बाकी
शिवा, इनने खुद ने अपने आप को गोली मार ली। पूरी टीम है, आपस में इनके खुद के झगड़े में ही होना है, वो खुद क्यों गोली? अच्छा, इनने खुद ने अपने आप को गोली मार ली। क्या सवाल आया इसमें? इनकी सारी टीमें आपस में ही झगड़े करके आपस में ही फंसती है। नहीं, इनने खुद क्यों गोली मारेंगे? खुद की गोली मारने का सवाल ही नहीं होता है। मतलब इनने खुद को अपने को गोली लगवाई है। खुद को गोली मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। इनके खुद 4-5 टीमें जो बापूजी के खिलाफ ही लगी हुई है, भोलानंद वगैरह, इनके सारे इसमें सारे सब लोगों का नाम दिया और ये इनके फैक्स में से नाम लिखा हुआ है। ये लोग खुद ही साबित कर रहे हैं कि भोलानंद हम लोग क्यों मराए? जम्मू से जाके पुलिस की रिपोर्ट लेके आओ, फिर भोलानंद पे बात। कोई नहीं बदल चुका है। क्या तुम यहाँ पे कोई नहीं बदल चुका, सारे के सारे चालू हैं। ठीक है, मैं आप सबको यही रोकूंगा। यहाँ पर झूठ बैठे। कोमल, मैं आप सबको यहीं रोकूंगा। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है और लाख% का सवाल यह है कि 9 लोगों पर हमले हुए हैं, जिसमें 3 मारे गए हैं, 6 बचे हैं, गंभीर रूप से घायल हुए थे इनमें से ज्यादातर लोग। इनको गोली कौन मरवा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं इस केस में